हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, ज्योग्राफी। हमने आपसे बोला था कि 1 तारीख से हम ज्योग्राफी करेंगे। हमने बायोलॉजी पूरा ख़त्म कर दिया है। 15 वीडियो में पूरा प्रीवियस ईयर जितना आया है घटना चक्र में सब कुछ ख़त्म कर दिया है। जाइए, प्लेलिस्ट पड़ा है घटना चक्र पूर्वावलोकन, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, हम यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया का ज्योग्राफी हम सब कुछ न कुछ पढ़े रहते हैं और हमको पता भी रहता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमको थोड़ा सा लगता है कम पढ़ते हैं, क्योंकि वो पीछे पड़ जाता है। आगे पढ़ते पढ़ते पीछे बोरिंग, मतलब आधे लोग तो बोर हो जाते हैं, आधी छोड़ ही देते हैं। इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और आर ओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है। तो हम अब आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जैसे हमारा ये ख़त्म होगा, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। तो ठीक है, जो नए हैं वो जान लीजिए, हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत स्लो है। हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। एकदम एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएंगे, इसके बाद आपको बताना रहेगा। थोड़ा सा समय देते हैं, इसके बाद हम पूरा डिटेल में उस क्वेश्चन का को बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं। जो चैनल को पे नए आए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो इस वीडियो को आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज आपको बताना है। सिर्फ 53 ही क्वेश्चन हम लाए हैं। तो बताइए, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो आई होप इसको तो आप समझ ही गए होंगे, किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तब देखिए यहाँ पर ये अब नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ये तो सिंपल पूछ सकता है कि ये जो इस सिद्धांत को दिया था किसने। तो किसने दिया था ये महाविस्फोट सिद्धांत? किसने तो दिया ही होगा। तो किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज, याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेंतियर। तो लेमेतेयर ने दिया था, ठीक है। आप अपनी कॉपी में 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन सही हो गया आपका, तो इसमें ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा दिखाऊंगा, अगर दूसरा सही कर लीजिए तो उसको ऐसे कर दीजिए, अगर तीसरा गलत हो गया तो ऐसे कर दीजिए। तो लास्ट में आप जोड़ेंगे हमारा कितना सही हुआ 53 में, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जॉर्ज लेमेतेयर, ये इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लेकिन इस बिग बैंग नाम किसने दिया? महाविस्फोटक जो होता है ये बिग बैंग थ्योरी कहलाता है। इसको नाम किसने दिया? तो इसको नाम किसने दिया? फ्रेड, याद रखिएगा, फ्रेड होयल ने इसको नाम दिया था। फ्रेड होयल ने नाम दिया था। कब दिया था? 1949 में दिया था, ठीक है। 1949, हमारा जब आज़ाद हुआ था उसके 2 साल बाद इन्होंने नाम दिया था, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद, ठीक है। होयल, तो कोई चीज़ विस्फोट जब होता है तो होल हो जाता है। कहीं विस्फोट होगा, जैसे कोई दीवार है वहाँ विस्फोट हुआ तो होल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा ना। महाविस्फोट सिद्धांत फ्रेड होयल ने दिया, लेकिन इस सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? किसने? जॉर्ज लेमेंतियर ने। कब किया था? 1927 में, ठीक है। तो 1947 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित जॉर्ज लेमेंतियर। अगर पूछे बिग बैंग नाम किसने दिया? जॉर्ज होयल ने 1949 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप बताइए, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए, अभी हम बताए हैं किसके द्वारा विकसित किया। महाद्वीपीय बहाव इसके बताए, अभी ये नहीं बताए ना, ठीक है, ये नहीं बताएं अभी। तो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये क्या है जानते हैं? महाद्वीपीय बहाव, ये देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसको बोला जाता है, याद रख दीजिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब ये क्या था? जो एक बहुत बड़ा, अब देखिए इसको आप समझाते हैं क्या था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब देखिए ये क्या था, पहले हमारा जो पृथ्वी था ये पूरा पेंजिया था। पेंजिया एक बहुत बड़ा पेंजिया था, ठीक है। पेंजिया जब
दो हिस्सों में विभाजित हुआ। क्या हुआ? जो पेंजिया वेगनर के अनुसार, ठीक है, तो पेंजिया जब दो हिस्सों में विभाजित हुआ, तो ये जब दो हिस्सों में विभाजित हुआ तो एक हिस्सा क्या बन गया यहाँ पे? एक बन गया उत्तर वाला हिस्सा। जब ये उत्तर वाला हिस्सा था तो ये लॉरेंसिया बन गया, लॉरेंसिया, लॉरेंसिया बन गया, ठीक है। तो लॉरेंसिया एक बन गया और दक्षिण वाला हिस्सा बन गया गोंडवाना। मेनली ये दो ही में नहीं और भी टूटा, तो गोंडवाना बन गया। अब देखिए ये दक्षिण की तरफ हो गया, चला गया, और ये उत्तर की तरफ चला गया, तो ये दो भागों में बढ़ गया। फिर धीरे धीरे यहीं से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका ये सब टूटे, यहाँ से उत्तरी अमेरिका, यूरोप ये सब टूटे, तो ये फिर अलग अलग महाद्वीप आज बन गए, ठीक है। तो लेकिन पहले क्या था? पहले एक ही था। तो यही बहाव, महाद्वीपीय बहाव, मतलब ये ऊपर चला गया, ये नीचे गया, बहा ही गया ना। तो किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। ये तो आपको सिंपल ही लगेगा, किसने? वेगनर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिल्की वे वर्गीकृत की गई थी। बताइए मिल्की वे जो वर्गीकृत की गई थी किस प्रकार से? तो बताइए मिल्की वे किस प्रकार से वर्गीकृत की गई थी? तो ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में विकसित की गई थी। कैसे? स्पाइरल, जो सर्पिलाकार होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता था? वैज्ञानिकों ने इसको कहा अंडाकार है और सर्पिला या अनियमित। लेकिन 2005 में एक स्पिट्जर, एक स्पेस टेलीस्कोप है, उसने बताया कि जो ये आप सब बता रहे हैं ये गलत है। हमारा जो आकाश गंगा है ये क्या है? सर्पिलाकार है, बैरेड स्पिरिड है, ठीक है। एक, ठीक है, हमारा जो आकाश गंगा है वो आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। तो हमारे आकाश गंगा सर्पिलाकार है, याद रखिएगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगता है। तो हमारी आकाशगंगा जैसे जैसे सूर्य है, मान लीजिए ये, तो ये सूर्य है, तो इसकी परिक्रमा कौन कर रहा है? ये देखिए ये पूरा वो है, तो इसकी परिक्रमा पृथ्वी भी कर रही है। और इसके बाद जो जो और ग्रह आते हैं, मान लीजिए आपका मंगल भी आ गया, बृहस्पति भी आ गया, इधर बुध भी आ गया, तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी ये हो गया, सूर्य हो गया। लेकिन इस सूर्य की परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, लेकिन सूर्य भी अब परिक्रमा कर रहा है। तो वो सूर्य किसकी परिक्रमा कर रहा है? वो आकाश गंगा की, जो आकाश गंगा है ढेर सारी, ठीक है, इसी में। तो ये आकाश गंगा की ही सूर्य परिक्रमा कर रहा है। तो बताइए वो सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य कितना समय लगता है, ठीक है। तो इनका ये कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए पृथ्वी तो करती रहा है, जब सूर्य जब अपना परिक्रमा कर रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है? तो 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, कहीं कहीं दिया रहता है ये इतना 22.5 से 25 करोड़ वर्ष इतना दिया रहा, इसी के बीच में रहता है, ठीक है। अब जब ये पूरा परिक्रमा करती है तो इस अवधि को क्या कहते हैं? जैसे इतने समय में कर रही है परिक्रमा, तो इस अवधि को कहलाया क्या है? तो कॉस्मिक ईयर कहलाता है, याद रखिएगा कॉस्मिक ईयर। जितना पूरा परिक्रमा करने में हमारे सूर्य को लगता है समय, उसको कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कॉस्मिक ईयर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तारे का रंग का सूचक है। बताइए तारा जो है उसके रंग का सूचक क्या है? तो इसको आपको सबको पता है, वीडियो पॉज करके बताइए। उसके ताप का। अब इसमें सिर्फ इतना मैं बता दे रहा हूँ, किस तारे का? नीला जो तारा होता है, नीले रंग का, जो उसका तारे का जब नीला रंग होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 50,000 केल्विन से 28,000 केल्विन होता है, ठीक है। इसके बाद कौन होता है? नीला श्वेत, नीला श्वेत, ठीक है। इसके बाद श्वेत होता है, इसके बाद श्वेत पीला, इसके बाद नारंगी लाल, ये होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जैसे आप घर पे देखे होंगे, घर पे क्या देखेंगे? आपका गैस किस तरफ जलता है? गैस में से गैस है तो ये किस तरफ फ्लेम फेंकता है?
ये ब्लू फ्लेम फेंकता है, ठीक है, ये ब्लू फ्लेम फेंकता है तो खाना हमारा जल्दी हो जाएगा। वही चूल्हा जो होता है वो ब्लू फ्लेम नहीं फेंकता, वो येलो फ्लेम फेंकता है। कैसा? वो येलो फ्लेम फेंकता है तो खाना गैस पे जल्दी होता है, चूल्हे पे कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो नीला होगा वो उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसके ताप का टेम्परेचर उसके ताप पर निर्भर करता है तारे का रंग, ठीक है, जितना वो कलर कैसा होगा उसी प्रकार से उसका ताप होगा, ठीक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है, मतलब जो हमारा तारा है, तो तारा ये जो है कोई भी तारा हो, हमारा तारा सूर्य या कोई भी तारा हो, उसको अगर एक चंद्रशेखर सीमा थी तो चंद्रशेखर सीमा कितना दिया गया है? 1.44 सौरिक द्रव्यमान दिया गया, सौरिक द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है। उसमें कहा गया है, ये चंद्रशेखर ने कब दिया? 1931 में दिया। इन्होंने कहा कि इस सीमा के बाहर अगर जाता है तो वो मृत्यु माना जाता है। मतलब 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा निश्चित की गई है, ठीक है। इसके अंदर वो क्या तारे बनते हैं? श्वेत वामन, ठीक है, श्वेत वामन। लेकिन इसके ऊपर क्या बनते हैं? जो जैसे इसके 1.44 है, इसके नीचे क्या बन जाता है? श्वेत वामन, और इसके ऊपर क्या बन जाता है? इसके ऊपर चला जाएगा, 1.44 के ऊपर चले जाएगा तो वो ब्लैक होल, ठीक है, तो वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। वो किस में? ब्लैक होल। तो यही चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, 1.44, ठीक है, याद रखिएगा, 1.44 यही चंद्रशेखर सीमा कहलाएगी। तो इसी को याद रखिए। भले इसको न्यूट्रॉन, मतलब इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं। क्यों न्यूट्रॉन स्टार क्यों कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उड़ जाता है, सिर्फ न्यूट्रॉन ही बचता है, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन। तो 1.44 ही सौरिक द्रव्यमान है। तो वह सीमा एक कितना है? 1.44, याद रखिएगा, यही पूछ सकता है। किसने दिया था? चंद्रशेखर सीमा ने दिया। अब देखिए, श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर क्या होता है? श्याम विवर मतलब ब्लैक होल, ठीक है, तो श्याम इसी को ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। इसको ब्लैक होल क्या होता है? हवाई जहाज, तो हवाई जहाज है। सूर्य पर एक धब्बा, गलत। अर्कटिक की एक जगह, नहीं। क्या होता है? सिमट गया तारा, ठीक है, तो जब 1.44 से ऊपर चला जाता है तो मतलब वो सिमट जाता है, तो वही होता है आपका ब्लैक होल, ठीक है। तो आपका ब्लैक होल क्या होता है? इसमें जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि यह लाइट को अपने अंदर खींच लेती है, ये सब आप जानते होंगे। तो क्या होता है? सिमट गया तारा ब्लैक होल कहलाता है, ठीक है। तो इसका कितना होता है? इससे बड़े ये 1.44 से ऊपर जब चला जाता है, सौरिक द्रव्यमान के ऊपर जब चला जाता है तो यही होता है, ठीक है। सिमट गया तारा या ब्लैक होल कहलाता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? बताइए, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है वो कौन सी है? ओजोन छिद्र, ये तो हमारे सौरमंडल में होता है। इंद्रधनुष, ये भी हमारे सौरमंडल में होता है। धूमकेतु, ये क्या? ये तो कोई पत्थर है, मतलब ये चला आ रहा है, इससे कोई तारों से नहीं मतलब है। लेकिन कृष्ण विवर ब्लैक होल, ठीक है, तो ब्लैक होल का संबंध किससे है? तारों से है, ठीक है। जब तारा अपने लास्ट स्टेज पे जाता है तो वही ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब तारा अपने लास्ट स्टेज पे रहता है तो हमारा सूर्य भी एक दिन लास्ट स्टेज आएगा और वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कृष्ण हम सब श्याम को कहते हैं, विवर, ठीक है, होल, तो यही होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो बताइए, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो किसने दी थी? एस चंद्रशेखर, वही 1.44 से उन्होंने पता लगाया था, ठीक है। तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये देखिए, अब देखिए कृष्ण छिद्र। ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा है कृष्ण छिद्र गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच नहीं निकलने देता। तो मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ें, मतलब इनका अगर यहाँ लिखिए क्यों। ठीक है, दूरबीन से देखा नहीं जा सकता क्यों। अब देखिए यहाँ बता रहा है क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्र प्रबल होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो हमें क्यों का जवाब मिल गया ना, तो दोनों सही है। ठीक है, तो ब्लैक होल को दूरबीन से नहीं, अभी जेम्स एक इस टेलीस्कोप था, उसने कैसे कैसे एक लाया था। ठीक है, वह अभी चर्चा में था, लेकिन इसको पूरी तरह से एक बार में खींच के नहीं देख सकता। इसने लाया था लेकिन टुकड़े टुकड़े में कई कई फोटो खींचा था। ठीक है, तो पहला वाला सही है। एक दिन हमारी पृथ्वी सबकी हमारी पूरी आकाश गंगा भी हो सकता है, इसी में समा जाए। ठीक है, अगर कोई तारा ब्लैक होल बन गया तो। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास असीम शक्ति होती है अपने अंदर लेने की। ठीक है, इतना प्रबल गुरुत्वाकर्षण होता है इसमें। तो आपका यही सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2 बार आया है, 2001, 2003 में। 11 नंबर, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार की रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण के कारण इसका क्या होता है, घनत्व क्या होता है, या आकार बड़ा होता है, उच्च घनत्व, ये क्या होता है बताइए। तो ये क्या होता है, उसका बहुत उच्च घनत्व होता है, हाई डेंसिटी होती है, इसी कारण होता है। ठीक है, क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है। आईएएस का क्वेश्चन आया है। ठीक है, बहुत लोग गलत करके आ गए होंगे। ठीक है, सुपरनोवा क्या है। तो सुपरनोवा क्या है, वही हम बताए हैं कि जब एक तारा मतलब सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात जो तारा की मृत्यु की दशा प्राप्त होती है, मतलब जो ये तारा जब मृत्यु की दिशा में जाता है तो वही सुपरनोवा कहलाता है। ठीक है, मृतप्राय तारा। ठीक है, तो याद रखिएगा सुपरनोवा मृतप्राय तारा। सुपर भले लिखा है लेकिन यह मृतप्राय होगा। ठीक है, उल्टा ही इसमें समझ लीजिएगा, ये सुपर लिखा है लेकिन यह मृतप्राय ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। अब इसमें बताइए कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है। तो बताइए, पल्सर है, ये पल्सर भी आपकी खगोलीय वस्तु है। क्या है, पल्सर भी। भंगुर तारा, मतलब वही जब सिमट जाता है तारा, तो ये भी आपके खगोलीय वस्तु। क्वासर भी, ठीक है, ये भी एक आपका खगोलीय वस्तु है। ठीक है, अब देखिए क्वासर और पल्सर, ये दोनों का काम जानते हैं क्या होता है, रेडियो जो तरंगे उत्सर्जित करते हैं यही करते हैं, क्वासर और पल्सर। ठीक है, तो अगर पूछ ले रेडियो तरंगे किससे संबंधित है, क्वासर पल्सर से संबंधित है। ठीक है, भंगुर तारा वही मृतप्राय। किस्ट मास्टर, किस्ट बीबर होता, मास्टर नहीं होता, तो ये आपका यही वाला सही है। क्या, किस्ट मास्टर, ये वाला सही है। चलिए यहाँ देखिए, अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया, पल्सर भी पाया जाता है, रेडियो तरंगे, क्वासर भी। ठीक है, और ब्लैक होल भी होता है। ब्लैक होल अभी हम बता रहे हैं। ब्रिटल स्टार, ये ब्रिटल स्टार नहीं होता है। आप पूछेंगे ब्रिटल स्टार क्या है, ये समुद्र में रहने वाला जीव है। सी स्टार की तरह, सी मछली नहीं होती, उसी की तरह एक समुद्री जीव है ब्रिटल स्टार। ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस 1996 में। कहाँ समुद्र कहाँ आकाश, कैसे कैसे क्वेश्चन। एक समुद्र का कुछ चीज़ें ले लिए और कुछ चीज़ें आकाश का, अंतरिक्ष का, तो उसमें बता दिए कि यही, इसमें बताइए कौन एक ही स्थान के हैं। तो ब्रिटल स्टार ये समुद्र नीचे जो होती है समुद्र, उसकी मछली है। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। जो कोई एक निश्चित आकृति में अगर है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र, आप पूछेंगे नक्षत्र क्या होता है, तारा मंडल, तारा मंडल होता है। अब पूछेंगे इसका इंग्लिश बता दीजिए, तो क्या होता है, कंस्टिलेशन। ठीक है, याद रखिए कंस्टिलेशन होता है, याद रखिएगा।
तारा मंडल इसको कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित आकृति में ये व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिए नक्षत्र, अब देखिए यहाँ पे देखिए IS 1996 में, अब देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। आकाश काला, आकाश स्याह काला है, मतलब जो अंतरिक्ष में चला जाता है तो वहाँ क्या हमारा कुछ है, कुछ नहीं है, तो उसको काला तो दिखेगा ही उसको, और कुछ दिखे नहीं, मतलब उसको लगेगा कि हाँ यहाँ काला है, तो काला दिखाई दे। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं कैसे, अब देखिए तारे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं वहाँ, तो ऐसे देखिए तारे टिमटिमाते हमें क्यों प्रतीत होते हैं, क्योंकि धूल कण होते हैं, ठीक है, धूल कण होते हैं, उसी से हमको टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, जो स्कैटरिंग होती है, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या ऊपर धूल कण थोड़ी है वहाँ पे अंतरिक्ष में, तो वहाँ हमें तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देंगे, तो आकाश काला दिखाई देगा, एकदम सही है। ग्रेविटी मूवी देखें, वहाँ एकदम काला दिखाई देता है ग्रेविटी, कभी कभी साइंटिफिक मूवी देख लिया करिए, यूट्यूब पर ढेर सारी मूवी पड़ी हैं। तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं और आकाश काला दिखाई देता है, तो दोनों आपका सही है। अब देखिए 17 नंबर का, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो देखिए इसमें हमेशा आप समय और दूरी में कंफ्यूज होंगे, कैसे याद करेंगे। देखिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई क्या है, तो ऐसे पूछा नहीं जाता दूरी की इकाई क्या है, तो हमेशा ऐसे नहीं पूछा जाता समय की इकाई, तो ऐसे पूछा जाता दूरी की इकाई। समय की इकाई तो हमेशा सेकंड ही होता है ना, सेकंड से एकदम लिया जाता है ना, कहते हैं सेकंड, कितने प्रति मिनट सेकंड, ठीक है। तो दूरी की इकाई मतलब ऐसा कहें समय की दूरी, तो क्या प्रकाश वर्ष, तो दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये दूर से आ रहा है, समय थोड़ी आ रहा है, प्रकाश, अच्छा प्रकाश कहाँ से आ रहा है, प्रकाश दूर से एकदम आ रहा है, तो ये दूरी की इकाई हो गई, ऐसे याद कर लीजिए, प्रकाश दूर से आ रहा है तो इसलिए दूरी की इकाई, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, दूरी की, वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज में लंबवत उठते देखा जाता है तो वह अवस्थित होता है, बताइए किस पे अवस्थित होता है। जब एक तारा है, प्रेक्षक तारा है, वह ऊपर और क्षितिज में उठता हुआ दिखाई देता है, तो वो कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका विषुवत रेखा पर, ठीक है, याद रखिएगा विषुवत रेखा पर, ठीक है, अगर वह ऊपर क्षितिज में उठता हुआ दिखाई दे। नेक्स्ट देखते हैं 20वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, वो अपने गांव जाना चाहता है, वहाँ पूर्व से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं है, परंतु उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया, अब उसके गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा। अब देखिए आपका क्या होता है, ये देखिए आपका उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है और पश्चिम होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में हमेशा चमकता है, तो आपका ये तारा यहाँ पे चमक रहा है, ठीक है, उत्तर की दिशा में हमेशा चमकता है, तो उसको कहाँ जाना है, पूरब की तरफ जाना है, कहाँ पे जाना, अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा, ठीक है, वहाँ से पूर्व 5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो यहाँ से पूर्व 5 किलोमीटर की दूरी था, तो देखिए पूर्व की ओर जाने पर, अगर वो पूर्व की ओर जाता है तो इसमें कह रहा है अगर यह पूर्व की ओर, यहाँ आदमी खड़ा है, अगर यह पूर्व की ओर जाता, पूर्वी की ओर उसका घर है ना, पूर्व की ओर बता रहा है ना, तो अगर पूर्व की ओर जाता है ये आदमी, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो इसका जो हाथ होगा जैसे ध्रुव तारे की दिशा में चले, मतलब ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा, या ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में, या इधर, या ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर, मतलब अगर ये यहाँ खड़ा है तो ध्रुव तारे बाईं ओर रहेगा, ठीक है, यही हमको लग रहा है, क्योंकि जब ऐसे चल रहा, मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ठीक है,
ऐसे चल रहा है तो इसका बायां हाथ ये होगा, दाहिना हाथ ये होगा। तो ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखेगा तब यहाँ पूरब में अपने घर पहुँच जाएगा। बस यही करना था कि उत्तर में हमेशा इतना याद रखिएगा, ध्रुव तारा उत्तर में चमकता है। ये अगर अपने हाथ को बाएं तरफ रखेगा, ये ऑप्शन से देखिए, बाएं तरफ रखेगा और इधर जा रहा है तो ये पूरब में पहुंच जाएगा। बस पूरब में, वहाँ से पूरब में 5 किलोमीटर दूरी पर उसका घर था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? तो वह क्या है? सप्त ऋषि है। याद रखिएगा, वह सप्त, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, तो वो सप्त ऋषि होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो बताइए, कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। बाइट आप कंप्यूटर में पढ़ते होंगे, बाइट, किलो बाइट ना, KB, MB, ये कहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ठीक है, और सब कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, वो और सब अंतरिक्ष से, मीटरिंग, रिस लूनर, भारहीनता, ये सब अंतरिक्ष से संबंधित है। अब ये देखिए, कभी कभी समाचारों, इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी, स्टैंड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो बताइए, ये किस संदर्भ में आते हैं? तो आई होप आप बता दिए होंगे। ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध करने के काम में आते हैं। ठीक है, याद रखिए, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध करने में। अब पूछेंगे इवेंट होराइजन क्या होता है? ठीक है, इवेंट होराइजन यही मेन है, इवेंट होराइजन। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये क्या होता है? जो ब्लैक होल, मान लीजिए कोई ब्लैक होल, अब इसी ब्लैक होल के चारों ओर जो क्षेत्र सीमा होती है, ब्लैक होल तो आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके वो आगे पीछे जो सीमा होती है उसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल नहीं देख सकते। तो इसके आगे पीछे की जो सीमा होती है, क्षेत्र परिभाषित करती है, वही आपका इवेंट होराइजन। ठीक है, तो ये वही इवेंट होराइजन है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ क्या होता है? एक दिया है सिंगुलरिटी, तो ये क्या होता है? ये होता है सिंगुलरिटी, जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है, वही होता है। किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है, वही सिंगुलरिटी बोला जाता है। यही दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो कौन सी एक प्राकृतिक इकाई नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा, समय का। तो को मानक समय, जैसे 82.5 डिग्री हम क्या बनाए हैं? तो 82.5 डिग्री हम खुद बनाए हैं ना, कि अपने हिसाब से बना दिए हैं कि वहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ये इलाहाबाद नैनी से ठीक गुजरेगी, लेकिन ये तो कोई बनाया नहीं। लेकिन चंद्र, मास, दिवस, दिन, उष्णकटिबंधीय वर्ष, ये सब प्राकृतिक इकाई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ ई रखिएगा, एस न रखिएगा, वो मतलब ई एन न रखिएगा। ठीक है, नहीं तो ये भी बता दे रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो बताइए, कौन सौरमंडल का? क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका है कि नहीं? नहीं, निहारिका नहीं है। ये कुछ वो प्रकाश होते हैं ना ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ प्रकाश होते हैं, वो उसी का भाग होता है। ठीक है, तो ये आपका किसका? सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया? सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। मतलब पहले सब लोग क्या जानते थे कि हमारी पृथ्वी केंद्र है पूरे ब्रह्मांड का, लेकिन एक
थे कॉपरनिकस, ठीक है, कॉपरनिकस थे, जिन्होंने बताया कि हमारा जो सूर्य है वो केंद्र में है और हमारी जो पृथ्वी है ये चारों ओर चक्कर लगाती है। किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया, याद रखिएगा, कॉपरनिकस ने एकदम सही बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर घूमती है, तो कौन है? कॉपरनिकस है, याद रखिए, कॉपरनिकस, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? कॉपर, जैसे आप पूजा करने जाते हैं तो कॉपर की हमेशा, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉपर ये सब की पूजा करने मतलब वो लेते हैं आप, क्या जो जल छोड़ा जाता है, तो किस में? सूर्य भगवान को ही जल छोड़ते हैं ना। तो सूर्य भगवान को जब जल छोड़ते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए कि जब सूर्य भगवान को जल छोड़ते हैं तो उन्होंने बताया था कि सूर्य एक वो है और इसके चारों ओर खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, ये सेंटर में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कॉपरनिकस ने। अभी देखिए ये वाला 28 नंबर का वाला, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ये वाला बताइए, हमारे सौर परिवार के संबंध में कौन सा कथन सही है? वीडियो पॉज करके इसमें बताइए। एक ही कथन सही है। तो पहला सही है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। तो याद रखिएगा, हमारे सौर परिवार में सबसे सघन ग्रह अगर कोई है तो पृथ्वी है। अब देखिए किस, थोड़ा एक दो देख लीजिए। पृथ्वी का कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने अर्थ का है, ठीक है। और किसका देख लेते हैं? अर्थ के बाद कौन सा आता है? बुध का आता है, ठीक है। तो बुध का कितना है? बुध, मरकरी जिसको, बुध का कितना है? 5.4। बुध के बाद किसका आता है? शुक्र का, ठीक है। तो शुक्र का कितना? 5.2। मंगल का आपका 3.9। बृहस्पति का 1.3। आपका बृहस्पति का, जुपिटर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, बृहस्पति का। शनि का घनत्व तो बता रहे हैं, जो सघनतम है, सघनतम मतलब जो सघन है पूरा, सघनतम। तो सघनतम मतलब वही घनत्व जो होता है, ठीक है। घनत्व मतलब, घनत्व आप समझते क्या होता है? घनत्व क्या होता है कि कोई चीज़ की, जैसे ये पूरा है, ये गोला है, इसमें कितने लोग हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, पॉपुलेशन समझिए, और एक ये गोला है, इसमें सिर्फ इतने ही लोग हैं। तो जिसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है, ठीक है। तो ये कितने मतलब कितने पास पास कोई चीज़ें हैं, इसमें कितने दूर, ठीक है। तो शनि का कितना हम बता रहे थे? 0.6। अब अरुण और वरुण, ठीक है, तो इसका देखिए 1.2 और वरुण का 1.6। तो अरुण का कितना होता है? 1.2 होता है, वरुण का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको यूरेनस बोलते हैं, इसको नेपच्यून बोलते हैं। तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि ये सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है? नहीं, ठीक है, 109 गुना है। अब पूछेंगे व्यास क्या होता है? देखिए ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है। तो ये देखिए हम इसको छोटा ही बना दिए इसको, ये देखिए सूर्य इतना बड़ा है, तो ये जो व्यास होता है, एक त्रिज्या होता है, एक व्यास होता है, तो 109 गुना ये ज़्यादा बड़ा है सूर्य, ठीक है। और ये एक छोटा है इससे 109 गुना, ठीक है। तो 109 गुना याद रखिएगा, कितना? 109 गुना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये पहले पूछा गया था, लेकिन अब कितना है हमारे सौरमंडल में ग्रह? कितने हैं? 8 ग्रह हो गए, यही नज़दीक ये। अब हमारे में 8 ग्रह है। कौन सा है? आपका बुध है, ये यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब देखिए मरकरी, ठीक है, यहाँ मरकरी दिख रहा है, इसके बाद वीनस दिख रहा है, इसके बाद क्या है? सूर्य से हम दूरी बता रहे हैं, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी हमारी है, इसके बाद ये है आपका कौन सा? मंगलवार। मंगल के बाद यहाँ बीच में आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है,
ये मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट, ये पूछ सकता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच होता है, मार्स और जुपिटर के बीच। इसके बाद सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। पहले यू आता है फिर एन, पहले तो एन ही आता है लेकिन हमारा यहाँ पहले यू है फिर एन है, ठीक है। तो हमारा याद रखिएगा ये ऐसे। तो प्लूटो था पहले, यहीं प्लूटो ही लगा था, लेकिन प्लूटो थोड़ा सा वो मतलब चेंज हो रहा था, कभी यहाँ से जा रहा है तो कभी यहाँ से, तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया ये भी पूछा गया है, कब, तो 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा 2006 में इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है सबसे बड़े से छोटे, जुपिटर सबसे बड़ा हो जाता है फिर सैटर्न आता है, तो मतलब यहीं से यहीं देख लीजिए, ये ऐसे चलेंगे फिर ऐसे फिर यूरेनस फिर नेपच्यून, तो जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून ये चारों, तो आपको ये दूरी वाला बता रहे हैं चारों, तो आप तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर अपना जब इस साइड आएंगे, ठीक है, जब ये जब जिसमें इधर गैसीय सब ग्रह हैं, तो जो इस पे ये वाले टर्सियल ग्रह हैं, तो इसमें पहले किसको उठाएंगे, पहले पृथ्वी इम्पोर्टेंट है ना, तो पृथ्वी को उठाएंगे। इसके बाद वीनस को उठाएंगे, क्यों वीनस को उठाएंगे, क्योंकि इसकी जुड़वा बान है, ठीक है, तो इसको उठा लेंगे, पृथ्वी को तो इसको भी उठा लेंगे। इसके बाद मार्स को, इसके बाद मरकरी को, तो ये छोटे से बड़ा हो जाएगा। जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून ये तो लास्ट वाले हो गए। तो इधर जब आते हैं तो पहले पृथ्वी को, फिर इसको पृथ्वी की बहन को भी उठाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी, पृथ्वी के बहन, और फिर मार्स, फिर मरकरी। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है। अब देखिए कह रहा है इसमें मंगल और यूरेनस के बीच में है, इधर है, हम देखिए ये मंगल आपका ये है और यूरेनस क्या है, ये है। तो कह रहा मंगल और यूरेनस के बीच में कौन है, ये देखिए जुपिटर है और ये सैटर्न है, मतलब बृहस्पति है और शनि है। तो यहाँ पे बृहस्पति और शनि, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है बृहस्पति और शनि। तो कितना सिंपल हमारा था ना मैप के थ्रू, ठीक है। तो बृहस्पति एंड शनि मार्स और यूरेनस के बीच में है, तो याद रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित ग्रहों में उनकी सूर्य से दूरी और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सूर्य से दूरी और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए हम फिर वहीं इसी पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सूर्य से दूरी के क्रम में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो उनकी सूर्य से दूरी, अब देखिए सूर्य से दूरी, तो यही मैं यहाँ ऑप्शन क्या था पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कह रहा सूर्य से दूरी, प्लूटो भी यहाँ दिया था, तो प्लूटो ग्रह ही था, ठीक है। तो कह रहा सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे दूर कौन सा होगा ये बताइए। तो सबसे दूर प्लूटो होगा, जब प्लूटो था तो पहले लास्ट में एकदम प्लूटो होगा, तो हम कह रहे थे यहीं कहीं प्लूटो था, तो सबसे लास्ट में प्लूटो था। अब इसके इधर अब देखेंगे कौन सा ग्रह आ रहा है, दूरी के क्रम में व्यवस्थित कर रहा है। अब देखिए उधर से चलेंगे तो प्लूटो के बाद हमारा यूरेनस आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में एक एक सब में ये तो हट ही गया, ए भी ए भी ए भी। अब इसके बाद लास्ट में यूरेनस है, तो प्लूटो मान लिए, नेपच्यून को हमको लेना नहीं है, यूरेनस है, ठीक है। तो यूरेनस देख लेते हैं, यूरेनस है तो एक हो गया लास्ट में और 4 हो गया, तो 1 4 इसी दोनों में होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है और क्या बचा, बृहस्पति बचा और पृथ्वी बचा। अब देखिए यहाँ पे तो बृहस्पति, अब इसके बाद इधर जा रहे हैं तो बृहस्पति आ गया, इसके बाद फिर इधर जा रहे हैं तब पृथ्वी आया। तब देखिए यहाँ पे बृहस्पति आया फिर पृथ्वी आया, तो 3 और क्या 2, ठीक है। तो याद करिएगा 2 ऐसे याद कर लीजिए। पहले इधर से जब सूर्य है यहाँ पे, तो सूर्य भगवान जब यहाँ पे है तो ये पहले उनके पास कौन जाएगा, जो बुधु रहेगा, तभी गर्मी भी इतनी लगती है इनके पास, कौन बुध, फिर कौन शुक्र, फिर
पृथ्वी, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी किस पे, दूसरे पे थी, तो दूसरा इसे मार दीजिए, ठीक है। पीछे से नहीं चल के आगे से चल सकते हैं, तो पृथ्वी थी, इसके पृथ्वी मंगल आता है, मंगल है ही नहीं, मंगल के बाद बृहस्पति, ठीक है। तो 2 बार आया है क्वेश्चन, सिंपल था लेकिन मैं समझाना चाह रहा था कि आपको पता चल जाए एकदम सीरियल वाइज हर चीज़। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। अब देखिए एक बार फिर हम ये इसको दिखाते हैं, करें ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके मध्य 2 ग्रह कौन है, ये देखिए मरकरी है और वीनस है। तो मरकरी बुध के पास, ये बुद्धू है, मरकरी ही रहेगा क्योंकि ये गर्मी सहन कर, और वीनस है। अब यहाँ देखिए तो मरकरी कहाँ है, यहाँ पे बुध है और वीनस, यही आपका सी सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10 पृथ्वी स्थिति है, तो पृथ्वी कहाँ स्थित है बताइए। अब देखिए पृथ्वी हमारी कहाँ स्थित है, किसके बीच में, तो हम एक बार फिर चलते हैं यहीं पे। तो हमारी ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे देखिए वीनस है, यहाँ पे मार्स है, तो इसके बीच में यही लाइन है, तो वीनस और मार्स मतलब किसके। अब देखिए यहीं फिर हम चलते हैं, तो वीनस और मार्स, ये पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रह के बारे में निम्नलिखित क्या है, सही है, बताइए ग्रह के बारे में क्या सही है आपका। तो ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, तो गलत है, ग्रह चमकते भी हैं। कैसे आपका चंद्रमा चमकता है, ठीक है, और उस कब ये शुक्र भी, भोर का तारा, ठीक है, ये सुबह चमकता है, तो ये प्रकाशवान अप्रकाशवान होते हैं, हुए भी चमकते हैं। हाँ ये सही है, अप्रकाशवान क्योंकि इनके अंदर लाइट नहीं होती, लेकिन ये सूर्य के, अब जैसे यहाँ पे एक कोई मतलब सूर्य है और ये छोटा सा आपका कोई ग्रह है, तो ये जब रोशनी देगी तो इससे रोशनी होके ये पृथ्वी अगर मान लीजिए यहाँ है तो इस पे आ जाएगी, ठीक है, तो ये आपका चमकता हुआ दिखाई देगा। तो यह प्रकाशवान है फिर भी चमकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रतीत होता है कि यही रोशनी दे रही है, इसके पीछे सूर्य देता है, तो यही वाला सही हो जाएगा। अब देखिए जुपिटर सबसे बड़ा, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर इसकी बहन, फिर मार्स, फिर मरकरी। अब देखिए यहाँ पे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका, बुध है, ठीक है, याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में, तब उस समय प्लूटो ही था। तब यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, सूर्य के सबसे निकटतम, तो इनके हिसाब से पूछा गया है, सूर्य के सबसे निकटतम बुध आ गया, ठीक है, मान लेते हैं। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह ये मान लिए हैं प्लूटो, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति मान लिए हैं, ठीक है। और आईएएस में आया सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर, तो ये सूर्य से दूसरे स्थान पर शुक्र है, दिखाएं, हम देखिए आते हैं सूर्य से, अब देखिए सूर्य से मरकरी, इसके बाद भी दूसरे स्थान पे है, तो ये देखिए कहाँ गया, तो इसके हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा, डी का पहला, ये देखिए इसमें ये ए का चौथा, तो इसके हिसाब से ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी देखेंगे तो अभी ये सही नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पहले का क्वेश्चन है तो सही हो जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के निकटतम ग्रह, अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, सूर्य है, फिर आपका यहाँ पे कौन ग्रह है, एक ग्रह यहाँ बना दीजिए, एक ग्रह यहाँ बना दीजिए, ये अपनी पृथ्वी है हरी भरी, इसके बाद मंगल बना दीजिए, इसके बाद बृहस्पति बड़ा सा बना दीजिए, इसके बाद शनि, इसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो सूर्य के, अब यहाँ आपका सूर्य है, अब करा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो ये कौन सा, बुध है।
सुमेर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, अब जैसे ये इसको आपको नहीं पता है ना, मंदतम ये सब, तो यही आपका सही है। अब मंदतम क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है। अब देखिए ये परवलयाकार होता है ना इन सब का पथ। अब देखिए कोई आप डोरी ले लीजिए, अब ऐसे ऐसे घुमाइए ऐसे ऐसे, और जब ये बड़ी डोरी रहेगी तो वो धीरे धीरे घूमेगी, लेकिन अब जब से घुमाते घुमाते जब वो आपकी अंगुली के पास आती है जहाँ से पकड़े हैं तो एकदम स्पीड हो जाता है। इसीलिए जो सूर्य से दूर रहेगा उसकी मतलब घूमने की शक्ति एकदम धीरे धीरे होगी, लेकिन जो पास रहेगा बहुत जल्दी से घूम जाएगा। ठीक है, तो यही याद रखिएगा, जो सबसे नज़दीक होगा वो जल्दी घूमेगा और जो सबसे दूर होगा बहुत लेट में घूमेगा। ठीक है, तो यही है याद करने का वो, मतलब यही कॉन्सेप्ट ही है, तो आपका डी है। ठीक है, तो कोई डोरी एक बार घुमाइए लेके ऐसे ऐसे, मतलब अंगुली पे लेके ऐसे ऐसे नचाइए, अगर बड़ा ऐसा है तो वो धीरे धीरे है, लेकिन अगर जब वो आपके अंगुली में पूरा बंध जाता है तो बहुत तेज़ हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका डी वाला सही है, मंदतम। पीसीएस 2011 में आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट को सही करिए। तो बताइए आकार के आसार के में घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, कितने ग्रह, 4 है, फिर उससे छोटा। अब आप भर दीजिए, क्या भरे इसमें, यहाँ से बृहस्पति भर दिए, इसके बाद बृहस्पति के बाद इधर जितने थे ना, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे, तब आपको कॉन्सेप्ट, बृहस्पति है, इसके पास स्टैंड शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो ऐसे ही चल रहा है हमारा, जुपिटर यूरेनस सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, उधर वाले ग्रह जितने हैं। यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ हम फिगर बनाए थे, यहाँ पे बृहस्पति के बाद कौन सा, वरुणा, वो शनि आता है, तो शनि लिख दिए। शनि के बाद वरुण आता है, पृथ्वी। ठीक है, तो आपका पृथ्वी किस किस नंबर पे आ गई, तीसरे नंबर पे ये। ठीक है, लास्ट में एकदम चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पहले पे 1, तो 1 से ये देखिए सी वाला आपका सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, बृहस्पति शनि वरुण पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन, पृथ्वी के बाद यहाँ पे आपका शुक्र आएगा, शुक्र के बाद मंगल आएगा, मंगल के बाद सबसे छोटा बुध है। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द के संबंध में बताएं। देखिए गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, जैसे पृथ्वी हमारी किस में है, गोल्डीलॉक्स, गोल्डीलॉक्स जोन वो होती हैं जिसमें पानी हवा इसकी संभावना बनी रहती है कि अगर इसी क्षेत्र में हम खोजा जाए कोई और पृथ्वी तो मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा खोज गोल्डीलॉक्स जोन में ही करते हैं जिसमें पृथ्वी है, क्योंकि वहाँ पर उनको पृथ्वी जैसे ग्रह मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वही गोल्डीलॉक्स मतलब गोल्ड, मतलब अगर पृथ्वी जैसा ग्रह मिल जाएगा तो गोल्ड ही मिल जाएगा ना। तो यहाँ देखिए कहाँ लिखा गया है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज, तो आपका कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपका पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज में गोल्डीलॉक्स जोन होता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, ये पृथ्वी के मतलब जैसे क्या होता है, जैसे कोई लड़का है किसी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, वहाँ से अच्छा मतलब जॉब पा गया। ठीक है, तो और भी लोग सोचते हैं कि इसी में इसका एडमिशन करा दिया जाए, इसका भी जॉब मिल जाएगा, तो उसी खोजते हैं कि हो सकता है इसमें भी कुछ उसको मिल जाए, इसीलिए पृथ्वी का यहीं पे मिला है तो सोचते हैं और भी कुछ पृथ्वी मिल जाए इसी गोल्डीलॉक्स जोन में। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये तो सिंपल ही होगा। अब उपग्रह क्या है, चंद्रमा, तो बी का पहला, तो बी का पहला है ये, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ग्रह क्या है, तो यूरेनस एक ग्रह है, ए का दूसरा,
एक का दूसरा। अभी भी देखिए पुच्छल तारा कृत्रिम उपग्रह। अब देखिए वहाँ पे कहाँ ही पाया है, पीसीएस पे आया है। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब देखिए पुच्छल तारा और अब देखिए हेली जो होता है, पुच्छल तारा है एक, कृत्रिम उपग्रह मेरा इनर है, ठीक है। तो ये इस पे जाएगा, पुच्छल तारा चौथे जाएगा, तो आपका ई हो गया। याद रखिएगा पुच्छल तारा हेली, उस समय क्वेश्चन आया होगा तो उस समय छोड़ा उड़ा गया होगा, तो वो कोई उपग्रह तो उसको मेना इनर। अब देखिए सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड बृहस्पति को मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। सौर मंडल का पूछा है, ये नहीं कि पूछा है कि आपके सोलर सिस्टम में जो है इसमें बताइए। तो सौर मंडल मतलब पूरा सौर मंडल ले लिया, सौर मंडल सूर्य को भी ले लिया उसमें, तो उसमें सूर्य से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है आप पूछेंगे, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ठीक है। कैसे उत्पन्न होती है, तो देखिए हमेशा सूर्य की ऊर्जा कैसे होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। आपकी देखिए इसको याद करने की ट्रिक बता देते हैं आपको, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इसकी मतलब याद करने की ट्रिक क्या होती है, पहले याद देख लीजिए नाभिकीय संलयन क्या होता है। ड्यूटेरियम अगर पूछ ले, ये सूर्य में क्या होता है, ड्यूटेरियम हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्यूटेरियम 1H2 प्लस 1H2, ये ड्यूटेरियम है, तो ठीक है ड्यूटेरियम है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीलियम में। तो 2He4 प्लस ऊर्जा, तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, ठीक। तो हाइड्रोजन के परमाणु जो संश्लेषित होकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे सूर्य की ऊर्जा। अब देखिए क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है, तो ठीक है। तो एक हमारा पृथ्वी सूर्य क्या होता है, संलयन मतलब फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन होता है, ठीक है। और एक होता है फिजन होता है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, फ्यूजन और फिजन। अब देखिए कैसे याद करेंगे, यू माने यूनिटी, मतलब यूनिक, तो सूर्य हमारा यूनिक ही है ना, जो कितने लोग को मतलब यूनिटी, तो मतलब जो सूर्य है वो ऐसा नहीं भेदभाव करता, जो इसकी वो है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये यूनिक है, जो सबको एक ही साथ वो देता है। सूर्य ये नहीं कि यहाँ गरीब खड़ा है तो इसको हम वो नहीं देंगे अपना प्रकाश, यहाँ अमीर खड़ा है तो इसको देंगे, ठीक है। तो यूनिक फीचर है सूर्य की, तो यू माने यूनिक फीचर। इसके बाद अगर यू आप याद रखिए तो हमेशा यू को सूर्य से याद कर लीजिए, यूनिक है हमारा सूर्य, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए हमारा सूर्य फ्यूजन है, तो फ्यूजन आ जाए तो यूनिक है हमारा, तो ऐसे याद करेंगे थोड़ा याद हो जाएगा। हीरक वलय का दृष्ट है जिसे देखा जा सकता है। अब देखिए कोई भी होगा, जैसे वलय क्या होता है, ऐसे जो होता है वो वलय होता है, तो ये परिधि में होता है ना, परिधीय, तो परिधि कहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं है, यहाँ नहीं, अगर परिधीय यही है। अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा तब भी तुक्का लगा देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, हीरक वलय माने क्या होता है जानते हैं, डायमंड रिंग, ठीक है, डायमंड रिंग बोला जाता है, ठीक है, उसको हीरक वलय। ये देखते हैं अपना सूर्य ग्रहण कब होता है, बताइए सूर्य ग्रहण क्या कब होता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य पे कोई ग्रहण लग गया हो, ठीक है, तो वही सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है, एक चंद्रमा है, मान लीजिए ये चंद्रमा है, ठीक है, ये आपका चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है आपका, जब चंद्रमा, अब ये यहाँ पे आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ये है आपका सूर्य, और ये आपका है पृथ्वी,
अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब देखिए ये सूर्य है, पृथ्वी है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो ये चंद्रमा है ना, तो ये चंद्रमा जब इसके बीच आ जाएगा तो हमको सूर्य दिखाई देगा कि नहीं? हम ही तो ग्रहण कहेंगे कि ग्रहण लग गया है, सूर्य पर ग्रहण लग गया है। तो हमको ये चंद्रमा देखने नहीं दे रहा है सूर्य को। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्रहण लग गया है। तो यह किस दिन होता है? तो ये सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। न्यू मून, इसको क्या कहते हैं? न्यू मून डे। न्यू मून डे। ठीक है, याद रखिएगा, न्यू मून डे कहते हैं। यही आपका चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण। कभी भी सूर्य ग्रहण देखिएगा कि हमें अब देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो बीच में कौन आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। तो यही देख लीजिए, हमेशा बीच में चंद्रमा आता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा न्यू मून डे को। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होती है। कब घटित होती है? केवल अमावस्या को। तो अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण घटित होता है, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आया, अब कितना आराम से अब बताएंगे। हम क्या यहाँ बनाए थे? ये पृथ्वी बनाए थे, इसके बाद हम बीच में चंद्रमा बना दिए थे, इसके बाद यहाँ पे ये सूर्य बनाए थे, सन, ये चंद्रमा, और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ बनाए थे। तो अब हमको ग्रहण कहाँ पे? जब पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी बीच में नहीं, सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के नहीं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ये आके डिस्टर्ब कर रहा है चंद्रमा। ठीक है, तो यही याद रखिएगा, बीच में चंद्रमा आएगा तभी तो हमको सूर्य देखने में दिक्कत होगी, तभी तो हम लगेंगे कहेंगे सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य पे ग्रहण है। तो ये सी। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दिया है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप जब पेपर के बाहर निकलेंगे तो आपको यही लगेगा काश इतना सिंपल क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ। हमको पता है आपको आता है, लेकिन मैं छोटी तब भी बातें बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। खग्रास मतलब सूर्य ग्रहण, यही पूछा गया है हिंदी में, आरओ में पूछा गया खग्रास किसको कहते हैं? जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसको खग्रास कहते हैं। समित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि बताइए इसमें आपका क्या आंसर होगा? पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसीलिए भू क्षेत्र में, सीमित भू क्षेत्र में दिखाई देता है। तो चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसमें कहने क्या हुआ? तो यही होता है, ऐसे ही देख लेंगे। ठीक है, तो आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। आईएएस पे आया है, सूर्य का प्रभामंडल हॉलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ये बताइए कौन सा सही होगा? तो कैसे? पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में। ठीक है, तो सूर्य का प्रभामंडल, ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है ये पूछ ले। पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में ये प्रकाश, सूर्य का प्रभामंडल, प्रभामंडल क्या मतलब? जो सूर्य का मतलब वो पच्छाद स्तरीय होता है ना, बादलों का श्वेत दूधिया रंग होता है, उसी को प्रभामंडल कहते हैं। वो कभी कभी हम नहीं कहते कि बहुत प्रभामंडल, श्वेत, जब मतलब सूर्य का एकदम दूधिया रंग छल्ले की तरह दिखाई दे, उसी को प्रभामंडल। कहाँ पे दिखाई देगा? ये बर्फ पे ही दिखाई देगा, तो वही हो। चलिए ये देखिए, एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। किसकी औसत दूरी है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। कितना होता है? जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितना होता है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। याद रखिएगा, यही होता है। हम 150 × 10⁶ कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना होता है? 149.5 × 10⁶। तो हम पूरा मान लेते हैं 150। ठीक है, 100 ऐसे भी कर सकता है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो 149.6 बिलियन किलोमीटर
आपका 49 को नंबर का क्वेश्चन है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी कितनी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये इसमें और इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, इसमें ये तो आपको कुछ नहीं, बृहस्पतिक दूरी नहीं, प्लूटो की दूरी नहीं, इसी में पृथ्वी और चंद्रमा कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो आप याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है, पृथ्वी चंद्रमा की नहीं। 50 सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है बताइए। अभी देखिए, हम बताएं कितना है औसत दूरी, 150 × 10⁻6। IAS में भी आया है, इसके बाद 2 बार IAS में यही क्वेश्चन देखिए, 2 बार। अगर दोनों बार एक बार पूरा डिटेल में पढ़े होते तो एक बार यहाँ भी कर लिए होते, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 150 × 10⁻6 सूर्य और पृथ्वी के बीच में, याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। प्लीज़ जिनको स्लो लगेगा, अगर आप 2 की स्पीड में देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो है, लगभग 30 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप तेज़ करके देख लीजिए करिए अगर स्लो लगे। सूर्य और पृथ्वी की औसत की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो 149.6 मिलियन, PCS में भी 10 साल बाद पूछ लिया। ठीक है, तो देखिए और कितना, हाँ 2 क्वेश्चन होगा। पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी कितनी है? देखिए, पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी, तो ये बताइए। अब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, अब याद रखिएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए ये आपका कौन सा सूर्य है, सन। अब देखिए, इसमें ये मान लिया परवलयाकार है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक पृथ्वी है। अब देखिए यहाँ पर जो होगा तो ये पास है ना, तो ये इतने पास है, और जो यहाँ पर पृथ्वी होगी तो इतनी दूर है। ठीक है, इतनी दूर है, तो ये दूरी है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब दूर होगी, तो जो दूर होगी उसको अपसौर कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होगी उसको अपसौर कहते हैं, अपसौर। अब देखिए, और जब नज़दीक होगी तो इसको क्या कहते हैं, उपसौर। अब देखिए, इसको हमेशा इंग्लिश और हिंदी में याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, जब नज़दीक होगी तो पेरीहेलियन, याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ, पेरीहेलियन। ठीक है, और जब दूर होगी एकदम तो क्या होती है, अपहेलियन, अपहेलियन। तो P माने पास, जब P मतलब पास, और ए मतलब इसको दूर मान लीजिए। जब पेरीहेलियन होगा तो P माने पास, तो पास होगा। अपहेलियन मतलब दूर होगा। अब देखिए, एक और ट्रिक बता देते हैं, करा कब सूर्य निकट होगा। अब जैसे आप दिसंबर पार किए, जनवरी में आ गए, तो जनवरी पहले आएगा, पास होगा आपके, कि जुलाई पास होगा, इसी दोनों में कंफ्यूज होंगे। तो अब जनवरी पास होगा कि जुलाई पास होगा। तो अगर आप दिसंबर पार कर रहे हैं, अभी हम सब किस में, दिसंबर में जाने वाले हैं, आ गए हैं, मान लीजिए आ गए हैं, तो अब हमें जनवरी पास होगा कि जुलाई पास होगा, जनवरी ही पास होगा ना। तो यहाँ पे पास जब होगा तो 3 जनवरी, फिर दूर जब होगा तो 4 जुलाई। ठीक है, तो 4 जुलाई को दूर होगा, अगर पास करेगा तो 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी या 4 जनवरी, कुछ भी मान लीजिए, 2 3 4 ऐसे इसी में होता है, तो इसको 4 जुलाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 4 जुलाई उसके। तो इतना याद रखिए, P माने पास होता है, पेरीहेलियन, अपहेलियन मतलब दूर होता है, 3 जनवरी पास होता है, 4 जुलाई को एकदम दूर होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए देखते, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना है? तो अभी हम बताए थे, वहाँ पे कितना होगा, 109। तो कितने गुना है, 109 गुना है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109, एग्जैक्ट कितना होता है, 190.2 गुना है। ठीक है, और अगर पूछे कि सूर्य की त्रिज्या कितनी है, अब देखिए ऐसे सूर्य है, मान लीजिए, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पूछे सूर्य की त्रिज्या कितनी है, तो सूर्य की त्रिज्या मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी होगी, 695,700 किलोमीटर। अब देखिए पृथ्वी है, पूछे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, तो पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 6378 किलोमीटर।
माध्य त्रिज्या क्या है, इतना है। पृथ्वी की माध्य त्रिज्या 6.6378। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज की इसलिए इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।